आज हम लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द इलेक्ट्रिकल लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट। हमारा पहला न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार का है। हमें एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब बेस घट दिया हुआ है, उसकी कोर है ए, स्मॉल ए, कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि उसके दो फेस, दो फलक बाइजेट प्लेन के पैरेलल है। ये हमारा बाइजेट प्लेन है, इसके समानांतर है। दो फलक एक्स जेड प्लेन के समानांतर है और दो फलक एक्स वाई प्लेन के समानांतर है। इलेक्ट्रिकल लाइंस वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्स के अलॉन्ग है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, दैट इज गिवन ई एक्स इक्वल टू एल्फा इंटू एक्स की पावर हाफ, या एल्फा एक कॉन्स्टेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर की पावर हाफ। यहाँ पे अल्फा की जो यूनिट है वो इस इक्वेशन के हिसाब से दी हुई है। तो ये इलेक्ट्रिकल लाइंस है, इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है ये एक्स एक्स के पैरेलल है, एक्स अक्ष का अनुदिश है, वाई अक्ष का अनुदिश और जेड अक्ष का अनुदिश जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो 0 है। इट इज गिवन with जो भी इलेक्ट्रिकल लाइंस है they are parallel to the x axis, not in the direction of the y axis and not in the direction of z axis। हमें करना क्या है? we have to calculate number first total flux passing through the cube। इस घर से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर सेकंड, इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। सॉल्यूशन पे जरा फोकस करिए। हमारा जो फील्ड है वो एलॉन्ग टू द एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष का अनुदिश है, और गिवन है दिया हुआ ए एक्स इक्वल टू एल्फा इंटू एक्स की पावर हाफ। बेस ये फील्ड है, एक वेरिएबल है जो दूरी बढ़ने के साथ बढ़ेगा। हम मूल बिंदु से एक्स के पॉजिटिव मान की ओर चले, एक्स दिशा की ओर चले तो फील्ड एक रेगुलर वे में बढ़ता जाएगा। अगर इस घट के सभी फेसेस की बात करें, सभी पृष्ठों की बात करें तो इसके 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ हो गए। इनमें से फलक 1 और फलक 2 ऐसे 2 फलक हो गए जिनके एरियाज वेक्टर ई एक्स की डायरेक्शन में है, एलोंग टू द फील्ड है। बाकी के 4 फलक ऐसे फलक है जिनके एरिया वेक्टर, जिनके क्षेत्रफल सदिश फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इन 4 फलकों से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, इनके एरियाज वेक्टर एक्स के परपेंडिकुलर है, लंबवत दिशाओं में है। एरियाज वेक्टर फील्ड वेक्टर्स में जो एंगल है थीटा वो 90 है। तो इनसे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा। जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो फलक 1 से और फलक 2 से गुजरेगा। अब हमें एक एक करके फलक 1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है और फलक 2 से। इसके लिए अभी हमने आपको बताया कि फ्लक्स की जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो हमें 2 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो हमें फील्ड की वैल्यू कितनी है और दूसरा एरिया का मान कितना है, एंड द थर्ड वन इज द एंगल थीटा। तो यहाँ पे दोनों फलकों पर जो फील्ड के मान है वो अलग अलग है। तो पहले हम फलक 1 पर फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसका फलक 2 पर। क्योंकि ई एक्स बराबर है एल्फा इंटू एक्स की पावर हाफ, इसे फलक 1 जो मूल बिंदु से ए दूरी पर है
आप देखिए ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है मूल बिंदु से, यहाँ से फलक की जो दूरी है 1 तक की वो a है। तो इस दूरी पर जो फील्ड का मान होगा जिसे हम कहें E1, इलेक्ट्रिक फील्ड को E लिखेंगे, फलक 1 पर है तो E1 इक्वल टू अल्फा के प्लेस पर हमने 800 लिख लिया। x के प्लेस पर जो वैल्यू लेनी होगी a लेनी होगी तो a की पावर हाफ, ये हो गया इस प्लेस पर फलक a पर फील्ड की वैल्यू। दिस इज द E1, दिस इज द वैल्यू ऑफ E1। अब इस फलक से पास आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई ई, तो दैट इज फाई E1। फाई E1 इक्वल टू कॉमन फार्मूला E cos थीटा, E के प्लेस में हमने E की वैल्यू पुट की 800 इंटू a की पावर हाफ। a हो गया इस फेस का एरिया, तो हर एक फेस एक स्क्वायर के रूप में है तो इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। cos थीटा के प्लेस पर cos 0, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर होगा और जो फील्ड वेक्टर होगा दोनों के दोनों अलोंग टू द एक्स एक्सिस होंगे, थीटा की वैल्यू होगी 0, तो cos 0 की वैल्यू 1। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 800 इंटू a की पावर हाफ है इंटू a स्क्वायर है, तो पावर ऐड करेंगे तो a की पावर है 5/2। इट इज द फ्लक्स, जो फलक 1 से फ्लक्स गुजर रहा है वो फाई E1 है। लेकिन ये जो फ्लक्स है ये इनवर्ट फ्लक्स है। दो तरह के फ्लक्स होते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल लाइंस किसी क्लोज सरफेस के अंदर प्रवेश करती है तो उसे बोलते हैं इनवर्ट फ्लक्स, और अगर से बाहर आती है तो उसे बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स, तो ये इनवर्ट फ्लक्स। इसी तरह से फलक 2 पर हम सबसे पहले फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इससे गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फलक 2 पर फील्ड E2 इक्वल टू वही कॉमन फार्मूला 800 इंटू एक्स के प्लेस में कितना होगा, फलक 2 जो है वो मूल बिंदु से 2a डिस्टेंस पर है, यहां से तक की डिस्टेंस a हो गई, ये डिस्टेंस a हो गई, तो टोटल डिस्टेंस इज 2a। तो x के प्लेस पर हो जाएगा 2a, तो 2a की पावर हाफ, इसको आपने अलग अलग कर लिया 800 इंटू 2 की पावर हाफ इंटू a की पावर हाफ, ये होगी फील्ड की वैल्यू। अब यहां पे फ्लक्स की कैलकुलेशन करें तो दैट इज फाई E2 इक्वल टू E इंटू a इंटू कॉस थीटा से फील्ड की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की a स्क्वायर, थीटा हो जाएगा cos 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो 800 इंटू 2 की पावर हाफ इंटू a की पावर 5/2। ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये जो वैद्युत फ्लक्स होगा, ये इस घन से Q से बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड होगा। तो एक बार हम आपको और रिपीट करते हैं, फेस 1 पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इनवर्ट है, अंदर को जा रहा है। फेस 2 से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड है, बाहर को आ रहा है। और सिर्फ जो फ्लक्स है इन दोनों फेसेस से पास हो रहे हैं, तो नेट फ्लक्स जो होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबट्रैक्ट करके, क्योंकि एक इनवर्ट फ्लक्स है दूसरा आउटवर्ड फ्लक्स है, हमें एक फ्लक्स में से दूसरे फ्लक्स को माइनस करना होगा, क्योंकि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दोनों अपोजिट नेचर के। तो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई E2 माइनस फाई E1, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो कॉमन है कॉमन ले लिया 800 इंटू a की पावर 5/2 ब्रैकेट में √2 - 1, और सिंप्लीफाई करें, a की वैल्यू पुट करें, आपको दी हुई है गिवन है a इज इक्वल टू 0.1, a की प्लेस में वैल्यू पुट करें तो ये फाई इज इक्वल टू 800, a की प्लेस में वैल्यू पुट की, पावर 5/2 √2 - 1। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 0.1 की पावर पहले हम पावर 5 लगाएंगे तो 0.00001 पावर हाफ ब्रैकेट में √2 की वैल्यू 1.41 - 1, इसका हम स्क्वायर रूट लेके चलिए, इट इज द फाइनल आंसर फाई इज इक्वल टू। तो न्यूमेरिकल का पहला पार्ट था जिसमें निकाला कुल वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स जो उस क्यूब से उस घर से पास आउट हो रहा है। सेकंड पार्ट पूछा है इसमें, इसके अंदर इंक्लूसिव चार्ज कितना होगा, तो गॉस थ्योरम लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू क्यू।
फ्रॉम ए क्यू इक्वल टू एफ साइलेंट नोट इंटू फाइव ई। एफ साइलेंट नोट निर्वात की वैद्युशीलता, इसकी वैल्यू पुट की 8.85 इंटू 10⁻12। फाइव जो नेट फ्लक्स है उसके प्लेस पे वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया। तो दिस इज द चार्ज क्यू विच इज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्यू। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है x के पॉजिटिव मान के लिए x की दिशा में एक समान वैल्यू का है, और x के नेगेटिव मान के लिए, ऋणात्मक मान के लिए ऋणात्मक दिशा में एक मान का है, एक समान मान का है। इसकी जो वैल्यूज है कुछ इस तरह से दे रखी है। E इक्वल टू है 200 आई कैप न्यूटन अपन कूलम जब x इज ग्रेटर देन 0। बेस x के धनात्मक मानों के लिए E की वैल्यू है 200 आई कैप, और x के ऋणात्मक मानों के लिए x का मान 0 से छोटा है तो E की वैल्यू -200 आई कैप। इसका मतलब यह हुआ कि x के पॉजिटिव मानों के लिए, x के धनात्मक मानों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव आई कैप में है, बेस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। x के छोटे मानों के लिए, ऋणात्मक मानों के लिए जो हमारा फील्ड वेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो नेगेटिव आई कैप में नेगेटिव लिखा हुआ है, बेस ये जो फील्ड होगा वो x के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। दोनों में वैल्यूज 200। और क्या दिया हुआ है आगे चल के, एक सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। इसके दो कैप्स हैं, चपटे फलक है। चपटे फलक कुछ इस तरह से कि एक चपटा फलक +10 सेंटीमीटर की लोकेशन पर है, दूसरा जो चपटा फलक है वो -10 सेंटीमीटर की लोकेशन पर है। ये इनकी पोजीशंस है, चपटे फलकों की स्थितियां। इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक तो नंबर फर्स्ट निकालना है प्रत्येक चपटे फलक से जो फ्लैट, जो हमारा ये फेस है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताना है हर एक चपटे फलक से, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमें इसका जो पार्श्व पृष्ठ है, मतलब जो कर्व सरफेस है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। तीसरे पार्ट में हमें इस सिलेंडर से गुजरने वाला कुल नेट फ्लक्स बताना है। चौथे पार्ट में इसके भीतर नेट आवेश को कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। अगर इसका एक फ्लैट, एक चपटा सिरा हम बी लेके चले और दूसरा चपटा सिरा अगर ए लेके चले, तो बी जो चपटा सिरा है, यहां पे जो फील्ड है वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बेस इससे जो इलेक्ट्रिकल लाइंस गुजरेगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, वो बाहर को होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। जो फ्लैट सिरा ए है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसकी जो इलेक्ट्रिकल लाइंस होगी या इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी बाहर निकलेगा एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दोनों के दोनों फ्लक्स एक तो आउटवर्ड हो गए, दोनों बाहर को आ रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो फ्लक्स की जो डायरेक्शन होती है, वैसे तो फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इवन दैट इनवर्ड फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स है, ये डिपेंड करता है फील्ड की डायरेक्शन पर। जिस दिशा में फील्ड होगा उस दिशा में फ्लक्स को कंसीडर करके चलते हैं। अब हमारा बी सिरा और ए सिरा दोनों बराबर एरिया के हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होगा, इनके एरिया वेक्टर समान होंगे, इनके फील्ड वेक्टर्स, फील्ड वैल्यूज बराबर हैं, तो दोनों से जो गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स होंगे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज बराबर होंगी। अब हम किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करें। किसी एक फलक से कैसे निकाल सकते हैं? तो किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई
दैट इज फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू रहेगा वेक्टर ई का मॉडुलस इनटू वेक्टर ए का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा। थीटा होता है दोनों के बीच का एंगल। अब यहाँ पे ई वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कॉस 0 वैल्यू पुट करें तो ई वेक्टर जो है वो 200 आई कैप का मॉडुलस है। अगर हम बी से लेके चलते हैं, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चलते हैं, तो प्लस के 200 आई कैप का मॉडुलस होगा। अगर हम ए से लेके चलते हैं तो माइनस 200 आई कैप का मॉडुलस होगा। कुल मिलाकर के हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। तो हमने वेक्टर ए के प्लेस पर लिख दिया 200 आई कैप का मॉडुलस इनटू ए के प्लेस पर हो जाएगा जो हमारा फ्लैट जो सिरा है उसका एरिया, तो उसका एरिया वो सर्किल के फॉर्म में होगा, तो पाई आर स्क्वायर, ए के प्लेस पर पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा कॉस 0। सिंप्लीफाई किया, इस 200 आई कैप का मॉडुलस 200 हो जाएगा, पाई की वैल्यू पुट की 3.14 और जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 0.05 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम या कूलम की पावर -1। तो ये वैक्यूम फ्लक्स हो गया जो हर एक फ्लैट सरफेस से गुजरेगा, हर एक चपटे पृष्ठ से बाहर निकलेगा। बी से ये जो निकलेगा वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर होगा, ए से जो निकलेगा वो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर होगा, होंगे दोनों आउटवर्ड। इट इज द फर्स्ट आंसर। दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि हमारा जो काउंट सरफेस है, जो हमारा वक्र पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला वैक्यूम फ्लक्स कितना होगा। तो जरा वक्र पृष्ठ को जरा ध्यान दीजिए आप। वक्र पृष्ठ अगर हम एरिया वेक्टर बनाएंगे तो वो फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। हमारा जो फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग है, उस वक्र पृष्ठ में जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी अलोंग टू द बाई एक्सिस, वो बाई एक्सिस का निर्देश होगा, तो थीटा की वैल्यू होगी 90। देयरफॉर फाई इक्वल टू 0। तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैक्यूम फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। पास पृष्ठ से गुजरने वाला वैक्यूम फ्लक्स शून्य होगा। तो इस इज द सेकंड आंसर। हमारा थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि टोटल नेट फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल नेट फ्लक्स को हमारे जितने भी फेसेस है उस सबसे गुजरने वाला वैक्यूम फ्लक्स देखें। तो जरा ध्यान दीजिए प्लीज। जो हमारा फ्लैट सिरा बी है उससे जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो आउटवर्ड बाहर को आ रहा है along टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। जो आप फ्लैट सिरा ए है उससे बाहर आने वाला वैक्यूम फ्लक्स ये भी आउटवर्ड है। ये दोनों के दोनों आउटवर्ड है। जो हमारा कम सरफेस है उससे गुजरा वैक्यूम फ्लक्स शून्य के बराबर है। ए और बी से गुजरने वाले जो वैक्यूम फ्लक्स है वो आउटवर्ड है। देयरफॉर जो नेट फ्लक्स होगा वो इन दोनों के प्लस के बराबर होगा, योग के बराबर होगा, बिकॉज द टू फ्लक्सेस आर आउटवर्ड, बाहर की ओर है। तो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा 1.57 प्लस 1.57, क्योंकि एक फ्लैट सरफेस से गुजरा जो वैक्यूम फ्लक्स है 1.57 है, तो इसका डबल 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो हमारा सी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या पूछा गया है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला गॉस थ्योरम। फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू क्यू। फ्रॉम हियर क्यू इज इक्वल टू ε0 इनटू फाई। ε0 की वैल्यू हमने पुट की 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 3.14। कंप्लीट कैलकुलेशन की तो द चार्ज इज क्यू इक्वल टू 2.78 इंटू 10⁻11 कूलम्स। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक परमाणु दिया हुआ है। परमाणु किसका कॉम्बिनेशन होता है, किसका कंपोजिशन होता है। तो परमाणु एक न्यूक्लियस होता है धनावेशित, उसकी जो कक्षा होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ऋणावेशित होती है। तो कुछ इस तरह से परमाणु दिया हुआ है, उसके न्यूक्लियस में जो चार्ज है दैट इज द प्लस ZE। जेड उसका परमाणु क्रमांक, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो न्यूक्लियस में चार्ज है प्लस का ZE। कक्षाओं में जो चार्ज है वो इतना ही नेगेटिव होगा, माइनस का Z इंटू ई।
अब आपसे ये पूछा गया है कि आप कोई भी पॉइंट आर लेके चले, स्मॉल आर, जो कहां पर हो सकता है, उसके इनसाइड हो सकता है, परमाणु के भीतर, उसके सरफेस पर हो सकता है, उसके बाहर हो सकता है। तो इन तीनों कंडीशंस में नेट फील्ड बताना है इन आवेशों की वजह से, जो न्यूक्लियस पर है और जो उसकी कक्षाओं में है। इन दोनों आवेशों की वजह से नेट फील्ड बताना है एट द 3 प्लेसेस। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कुछ इस तरह से करेंगे। हाँ, जो न्यूक्लियस है उसका जो धनावेश होगा Z/E, वो उसके न्यूक्लियस में होगा इन फॉर्म ऑफ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के रूप में होगा। हाँ, कक्षा का जो आवेश होगा माइनस का Z/E, वो यूनिफॉर्मली समान रूप से उसके पूरे आयतन में, कंप्लीट वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, समान रूप से वितरित रहेगा। बेस उस आवेश की वजह से, ऋणावेश की वजह से हम इस परमाणु के आवेशित अचालक गोला मान सकते हैं। वी कैन कंसिडर, ऐसा माना जा सकता है। तो किसी भी पॉइंट में जो फील्ड हो गई इन दोनों आवेशों की वजह से हो गए। एक तो फील्ड होगा ड्यू टू द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस दैट द पॉइंट चार्ज, उस बिंदु आवेश के कारण जो न्यूक्लियस पर है। दूसरा, आवेशित अचालक गोले के कारण, जो कक्षाओं में ऋणावेश है उसके कारण। तो सबसे पहले हम उसके अंदर, उस परमाणु के भीतर कोई पॉइंट लेके चल रहे हैं, और वो पॉइंट इस तरह से लेके चल रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। और इस तरीके से स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से स्मॉलर है। कैपिटल आर इज द रेडियस, परमाणु की त्रिज्या। तो पहली कंडीशन लेके चले जब आर स्मॉलर देन कैपिटल आर, बेस हमने जो पॉइंट लिया वो परमाणु के भीतर लिया हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे करके, एक वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, दैट इज द E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो न्यूक्लियस पर चार्ज है वो Z/E, बिंदु आवेश का काम करेगा Z/E, अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा r²। ये फॉर्मूला लगाया हमने कॉमन तरीके से, किसी बिंदु आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो Q की प्लेस हो Z/E अपॉन r²। लेकिन जो चार्ज है वो Z/E पॉजिटिव है, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, जो एक अचालक गोले के फॉर्म में माना जा सकता है, समान रूप से वितरित है, उसके कारण इसी के भीतर वैद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Z/E, भले नेगेटिव है लेकिन वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ द चार्ज Z/E इनटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³। एक्चुअली ये फॉर्मूला आपको याद हो, हमने डेरिवेशन कराया था। एक अचालक गोले के कारण उसके भीतर किसी भी बिंदु में वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³। तो Q की टेस्ट होगा Z/E इनटू स्मॉल r अपॉन R³, r रेडियस पावर 3। ये जो फील्ड होगा ये इनवर्ट होगा ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉइंट पर नेट फील्ड निकालेंगे। अभी दोनों का दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में है, एक आउटवर्ड फील्ड है एंड द सेकंड इज इनवर्ड फील्ड। देयरफॉर द नेट फील्ड दैट विल बी, कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन, फील्ड बराबर E इक्वल टू होगा, हमें जो आउटवर्ड फील्ड है उसमें से इनवर्ड फील्ड को माइनस करना होगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z/E अपॉन r²। ये तो है आउटवर्ड फील्ड, बाहर की दिशा का क्षेत्र, माइनस इनवर्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जेड इंटू ई इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। सॉल्व करेंगे तो इससे कॉमन जो टर्म्स से बाहर ले लें, इक्वल टू 1/4πε0 जेड इंटू ई हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1/r² माइनस आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम, परमाणु के भीतर किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र। ये हमने उसके भीतर निकाला। अब जब सरफेस की बात करें तो सरफेस से स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर के बराबर होगा, और नाभिक का जो धनावेश है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके सबपृष्ठ पर E1 इक्वल टू 1/4πε0 जेड इंटू ई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। डिस्टेंस होगी वो कैपिटल आर होगी तो कैपिटल आर स्क्वायर। आउटवर्ड फील्ड जो ऋणावेश है जिसे अचालक गोले के रूप में मार के चलते हैं, तो आवेशित अचालक गोले के कारण उसके सरफेस पर, उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू 1/4πε0 जेड इंटू ई इंटू स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर उस कॉमन फॉर्मूले में अपॉन कैपिटल आर क्यूब, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 जेड इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ये इनवर्ड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश की वजह से है। तो सरफेस पर उस पॉइंट पर दो फील्ड हो, सरफेस के पॉइंट पर दो फील्ड हो गई, एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है। नेट फील्ड दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा एक दूसरे में से, तो E1 माइनस E2 वैल्यू पुट करेंगे तो 0। तो नेट फील्ड होगा उसके पृष्ठ पर। अब हम बात करें कि अगर पॉइंट हमने उस परमाणु के बाहर लिया हुआ है एट डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, जो है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, उसकी त्रिज्या से ज्यादा है क्योंकि बाहर आउटसाइड पॉइंट है इसलिए। देन वही तरीका परिणाम का जो पॉजिटिव चार्ज है जो धनावेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र E1 इक्वल टू 1/4πε0 जेड इंटू ई अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। आउटवर्ड आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू 1/4πε0 जेड इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर के बिंदुओं के लिए जो आवेशित अचालक गोला होता है वो बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है। ये हमने जो डेरिवेशंस में आपको पहले कराए होंगे तो ये बात बताई होगी। लेकिन ये जो फील्ड होगा इन्वर्ट होगा, तो नेट फील्ड दोबारा से निकालेंगे E1 माइनस E2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो बेस इसका मतलब ये है कि जो परमाणु होगा उस परमाणु के भीतर ही विद्युत क्षेत्र होता है, उसके सरफेस में नेट विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बाहर जो नेट फील्ड होता है वो शून्य होता है। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी 2.55 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसके जो विद्युत क्षेत्र है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हमने एक तेल की आवेशित बूंद ली हुई है विद्युत क्षेत्र में। कितना आवेश है उस तेल की बूंद पर, तो सवाल में लिखा हुआ है 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। 12 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तेल की बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो नेचुरली देखो हमने आपको कभी बताया होगा, जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो उस पर आवेश हो जाता है। तो 12 इलेक्ट्रॉन जिस पर अधिकता है तो वो बूंद होगी निश्चित रूप से ऋणावेशित होगी, उसको हमने विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र में अगर उसे हमें संतुलित करना है तो संतुलित जब बूंद हो जाए, संतुलित किन किन बलों से होगी वो आपको बताएंगे। तो जब बूंद संतुलित हो जाती है तो हमें उस कंडीशन में उसकी त्रिज्या बतानी है, बूंद के साइज की त्रिज्या। तो देखिए फिगर में एक बार न्यूमेरिकल को फिर देख लेते हैं। हमें विद्युत क्षेत्र के द्वारा एक आवेशित बूंद को हमें बैलेंस करना है, और जब बूंद बैलेंस हो जाएगी तो बैलेंस होने के बाद उसकी रेडियस की भी कैलकुलेशन करनी है। इतना सा न्यूमेरिकल है। फिर बना हुआ है ये विद्युत क्षेत्र में लिया है 100 यूनिट विद्युत क्षेत्र, दो प्लेटें बनाई, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट।
ये आवेशित बूंद है। इस आवेशित बूंद, ये जो आवेशित बूंद ऋणावेशित होगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड की अधिकता 12 इलेक्ट्रोड की इस पर एक्सिस है। जब इस आवेशित बूंद को वैद्युत क्षेत्र में लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से उस पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसके वेट को बैलेंस करे। तो संतुलन यहाँ पर किससे मिलता है? संतुलन मिलता है आवेशित बूंद पर लगने वाले वैद्युत बल द्वारा, जो उसके भार को बैलेंस करता है। वैद्युत बल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनाएगा। वैद्युत बल की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आप आपको और बात क्लियर कर दें। बाहर की क्रिया रेखा हमेशा नीचे रहती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वैद्युत बल हमेशा ऊपर को होना चाहिए। बेस अगर ये बूंद ऋणावेशित है तो ऊपर वाली प्लेट होनी चाहिए निश्चित रूप से धनावेशित और नीचे प्लेट होनी चाहिए ऋणावेशित। अगर बूंद होती धनावेशित तो ऊपर वाली प्लेट को लेकर चलेगा ऋणावेशित और नीचे वाली प्लेट को धनावेशित, क्योंकि अपोजिट प्लेट ही तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो इस ऋण चार्ज को अपोजिट प्लेट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, बेसिस पे जो वैद्युत बल लगेगा तभी तो ऊपर को लगेगा। तो बैलेंस का हम क्या इक्वेशन लगाएंगे? बैलेंस के लिए इक्वेशन लगाएंगे बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल उसके भार को बैलेंस करेगा, इस QE बराबर mg। हमारा बेसिक इक्वेशन ही होता है जिसे हम मिल्टन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। दो प्लेटों के बीच में किसी भी आवेशित बूंद को अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमारा यही क्वेश्चन बनता है QE=mg। QE उस पर एक्ट होने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स जो वेट को बैलेंस करे। बल की डायरेक्शन हमेशा ऊपर होनी चाहिए क्योंकि बाहर की क्रिया रेखा हमेशा नीचे होती है। तो इक्वेशन लेके चले QE=mg। बस हमें Q की वैल्यू मालूम है, E की वैल्यू मालूम है, हमें उसकी साइज बताना है, रेडियस बतानी है। तो बूंद के द्रव्यमान को हम बदलेंगे, चेंज करेंगे उसके आयतन में और घनत्व में। तो बूंद एक गोले की फॉर्म में होती है। अगर उसकी त्रिज्या स्मॉल r हो तो m के प्लेस में हो गया बूंद का आयतन गुणा घनत्व। आयतन लिखा 4/3 पाई r क्यूब इंटू घनत्व रो इंटू जी। ये m के प्लेस में कितनी वैल्यू पुट कर दी? वैल्यू ऑफ m, g का मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्रॉम ये r क्यूब निकालेंगे तो r क्यूब का 2 टर्म्स को इधर उधर लेके गए तो r क्यूब का क्वेश्चन भी ये लिखा, हर एक वैल्यू पुट की। ये हो गया 3/4। Q इज द चार्ज ऑफ द ड्रॉप, जो तेल की बूंद है ऑयल ड्रॉप है उस पर कितना चार्ज होगा। तो चार्ज है 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, 12 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसे कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंटू एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 m की वैल्यू पुट की, अपॉन पाई के प्लेस में पाई की वैल्यू पुट की, घनत्व पुट किया, तेल की बूंद का घनत्व जो यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट किया kg/मीटर क्यूब में। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप भी जब भी न्यूमेरिकल करोगे ऐसा यूनिट में करोगे, ग्राम से किलोग्राम से कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जाने पे +3 पावर रह जाएगी। तो हमने उसकी डेंसिटी को कन्वर्ट कर लिया kg/मीटर क्यूब में। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, आर क्यू की वैल्यू ये निकाली, तो फिर हमने घनमूल ले ली, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। तो ये उसकी रेडियस है। तो ये हमारा ये न्यूमेरिकल था जो मिल्टन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्टन के प्रयोग पर बेस्ड था। और लास्ट न्यूमेरिकल कुछ इलेक्ट्रिकल लाइन्स से बनाई गई है। इन इलेक्ट्रिकल लाइन्स को देख के हमें ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से फिगर सही है। तो आप केयरफुली से इलेक्ट्रिकल लाइन्स को देखो। ये चालक, अगर चालक ए है, ये बी सी डी ई तक है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन्स है। तो ये इलेक्ट्रिकल लाइन्स जो चालक ए की देखिए, इलेक्ट्रिकल लाइन्स किस तरह की है, हमें सबको देख करके ये बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रिकल लाइन करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। तो पहले हम इस इलेक्ट्रिकल लाइन को देखिए। इलेक्ट्रिकल लाइन सरफेस से बाहर तो जा रही है, पॉजिटिव सरफेस है,
लेकिन नॉर्मल नहीं है, पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप कोई कर्व सरफेस लेके चले, एक बक पृष्ठ लेके चले, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, तो उसकी जो बिंदु बल रेखा होती है हर एक पॉइंट पर पृष्ठ के लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक आयंस पृष्ठ के लंबवत नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक आयंस हमारी इनकरेक्ट। इसको जरा फिगर को देखिए, ये इलेक्ट्रिकल आयंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर आती है और नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करती है। यहां पर इस फिगर में देखिए, सेकंड में इलेक्ट्रिक आयंस नेगेटिव चार्ज से तो आ रही है, एरो बनाए पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो ये हमारा डायग्राम गलत है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास रख दे तो इलेक्ट्रिकल लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर आनी चाहिए, लाइक द मैग्नेटिक लाइन्स। जैसे चुंबकीय बल रेखा होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, इन द सेम मैनर हमारे जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स है दे शुड मूव फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा दिया है, जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स के एरो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन्स गलत है, तो ये भी फिगर गलत है। अब जो इसको फोकस करिए, ये इलेक्ट्रिकल लाइन्स पॉजिटिव चार्ज की है, ये इलेक्ट्रिकल लाइन्स पॉजिटिव चार्ज की है और रिपल्सिव नेचर की है, दोनों प्रतिकर्षित कर रही है, तो ये फिगर करेक्ट है, क्योंकि एक तो आउटवर्ड है और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई है, स्ट्रेट नहीं है। इस फिगर में देखिए तो सी फिगर इज द करेक्ट आंसर। इस फिगर में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, और कभी भी इलेक्ट्रिकल लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, न तो चुंबकीय बल लिखा है काटती है, ना वैद्युत बल लिखा है, तो ये फिगर भी हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स है वो एक लूप बना रही है जो पॉसिबल नहीं है, ये फिगर भी हमारा इनकरेक्ट है, तो द करेक्ट आंसर इज सी। तो दीज वर द न्यूमेरिकल्स। एक बार इनके आंसर्स को जो है एक बार आप फिर फोकस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिए हुए एक्सप्लेनेशंस लिखे हुए हैं। फिगर ए की इलेक्ट्रिकल लाइन्स इनकरेक्ट है, सत्य के नॉर्मल नहीं है। फिगर बी की इलेक्ट्रिकल लाइन्स इनकरेक्ट है क्योंकि नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज को मूव कर रही है। फिगर सी की इलेक्ट्रिकल लाइन्स करेक्ट है क्योंकि एक तो वो आउटवर्ड है, दूसरी रिपल्सिव नेचर की, प्रतिकर्षण की नेचर की है। इस फिगर की इलेक्ट्रिकल लाइन्स क्रॉस कर रही तो इनकरेक्ट है। इस फिगर की इलेक्ट्रिकल लाइन्स एक बंद लूप के फॉर्म में तो इनकरेक्ट है। तो दिस इज द आंसर। तो दीज आर द न्यूमेरिकल्स। थैंक्स अ लॉट।